everyone, I am Vidhi Godha, Vikasa Committee Member 2022, and I am today conducting this podcast on behalf of Aurangabad Vikasa. So, Aurangabad Vikasa has always been there for upscaling and upgradation of students. So, here is our team, Vikasa 2022, with this concept of podcast, which we believe would be a medium आप लोगों को renowned faculty से रूबरू कराने का. So, today, we are very fortunate कि हमारे first podcast के लिए ही we have DT King Vijay Sada sir with us. Thank you so much sir. आपने हमारा accept किया ये request. तो we'll proceed. बिल्कुल बिल्कुल. Sir, as you know, students बहुत ज़्यादा interested है आपकी life की story जानने में. तो sir एक brief में पहले story. अच्छा मतलब मेरे बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये कहते हुए कि भारत माता की जय NICAI की जय. राइट वेल अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है. और इसके बाद जब स्टार्ट किया था लाइफ स्टार्ट किया था काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ था. और स्ट्रगल इस तरीके का था दैट वी हैव बीन डिक्लेयर्ड विद इंसॉल्वेंसी. और इसके बाद हम वी हैव टू शिफ्ट एट मेनी प्लेसेस विच इंक्लूड्स अकोला, भंडारा एंड वेरी स्पेशल टू माई हार्ट जलगांव. तो लाइफ काफ़ी स्ट्रगल के अंदर में रहा जिसके अंदर में सबसे बड़ा स्ट्रगल ही यही था कि सिंस बिलोंगिंग टू मारवाड़ी फैमिली वेयर बिजनेस इज ब्लड कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन वाज ऑलटुगेदर नॉट थॉट. ये कभी किसी ने थॉट ही नहीं दिया था कि इस प्रोफेशन के अंदर में भी कोई आकर के आउट परफॉर्म कर सकता है. जब आप मारवाड़ी फैमिली में होते तो बिजनेस इज ब्लड राइट बट बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन ये बात घर वालों को समझने में समय लगा. बट ठीक है इसके बाद काफ़ी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद ये तो पक्का था कि यार कर लूँगा. अचीव किया, एग्जामिनेशन दी. ये बात पक्की है कि मैं मेरे घर पे नहीं रहा, मुझे मेरी बुआ जी के यहाँ रहना पड़ा. और जब मैं मेरी बुआ जी के यहाँ रहा तो लाइफ के कई चीज़ें समझ में आई, कई अप्स एंड डाउन समझ में आए. और हाँ एक बात पक्की थी कि मुझे करना ही यही था तो आई डिड इट. मुझे अटेम्प्ट भी लगे बट अटेम्प्ट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम फ्रॉम मीनिंग हु आई कैन बी. ये मेरे ड्रीम को अचीव करने से मुझे कभी नहीं रोक पाया. तो सर इतना स्ट्रगल और हार्डवर्क आपने किया है तो तब आपके लिए मोटिवेशन क्या था. मतलब इतने स्ट्रगलिंग टाइम में भी यू आर वर्किंग तो कैसा हुआ है. मैम एक्चुअली जब किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है ना तो स्ट्रगल ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना. तो मुझे हमेशा से एक डर लगता था और डर आज भी मैं एक बात से डरता हूँ कि यार मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना, आउट परफॉर्म करना. तो यू नो एक्चुअली वो एक डर होता है कि मुझे अब जैसे किसी तकलीफ में होते हो तो तकलीफ के अंदर में एक बात बड़ी श्योर होती है कि आप उस तकलीफ में रहना चाहते हो क्या नहीं. तो वो तकलीफ से ही बाहर निकलने का एक डर कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे कुछ तो चेंज करना है. और ये कुछ तो चेंज करना है इज ऑलवेज अ मोटिवेशन कि नहीं यार आई कैन नॉट बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे यही हालात नहीं रखने, मैं हालात बदल सकता हूँ क्योंकि एक ही लाइफ है और इसके अंदर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो सकती है. तो बस वही एक पार्ट था मोटिवेशन का कि यार एटलीस्ट ये तो नहीं रहना है, कुछ भी करना है ये तो नहीं रहना है. तो सर आज तो आपके पास सब है, मतलब सक्सेसफुल, मतलब एकदम अलग ही लेवल पे जहाँ से आप आए हो और आप इतना ऊपर गए. फिर भी आज भी आप उतनी ही हासिल करते हो जबकि आपके पास पूरा सक्सेस है जो एक नॉर्मल मतलब सोचता है कि ये चाहिए. आपके पास सब है फिर भी आप उतना ही हासिल करते हो, उतनी हार्ड वर्किंग हो. तो फिर अभी आपका मोटिवेशन क्या है. ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार मेरे पास जो कुछ है बहुत ये सब कुछ बच्चों की वजह से ही है, बच्चों के प्यार की वजह से ही है. लेकिन एक बात आपको पता है कि ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट्स कभी नहीं रुकती राइट. जाहिर सी बात है द मोमेंट आप किसी गोल तक पहुँचते हो तब तक के आपके गोल बदल जाते हैं. शायरी में कहना चाहूँगा कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा. तो जाहिर सी बात है कि पहले एक गोल होता है कि आप सिर्फ खिलौने लो, खिलौने के बाद गोल होता है कि ज़िंदगी में कोई होनी चाहिए. जब ज़िंदगी में कोई होती है जैसे मेरी ज़िंदगी में पल्लवी है, तो जब ज़िंदगी में कोई होती है तो जाहिर सी बात है अब उस क्वीन के लिए मुझे पूरा किंगडम खड़ा करना है, रुतबा. और फिर खुदा खुदा एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये जो कुछ भगवान ने दिया भगवान को कुछ देने की बात है. तो आज बस इतना है कि यू नो देयर इज़ अ क्वीन और मुझे पूरा किंगडम खड़ा करना है. बस गोल यही है और आज उसी के लिए असल चालू है. तो सर अभी आप जिस स्टेज पे हो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं चेंज करना चाहूँगा पीछे जाके आपके लाइफ जर्नी की. वेल ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है मेरे लिए कि लाइफ में कुछ बदलना चाहूँगा. तो अगर मैं कुछ बदल सकता तो डेफिनेटली मेरे हालात बचपन से बदल देता. पर हाँ एक चीज़ जो मैं बिल्कुल बदलना चाहूँगा वो ये है
कि एक पॉइंट था जहाँ पे माय पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माय स्टडी। दो आज वो मेरे पे सबसे ज़्यादा प्राउड करते हैं, बट हर एक फैमिली की एक सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे वो सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मेरे डैड अग्री कर ले मेरे स्टडी को, और मेरे जैसे पता नहीं लाखों बच्चे होंगे जिनको शायद पढ़ने की इच्छा है, फाइनेंस की वजह से या घर के प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी और रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। यस, तो एक चीज़ अगर मैं मेरे लाइफ की कुछ बदलना चाहूँ ना, तो बस वो यही है कि मेरे पेरेंट्स जो नहीं अग्री कर रहे थे, स्पेसिफिकली डैड जो नहीं अग्री कर रहे थे मेरी पढ़ाई के लिए, और बस वो एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा। बाकी तो हर एक चीज़ खुद से बनाई है तो पता ही है, जो बनाई है वो सही है। तो एक वो चीज़ ज़रूर चेंज करना चाहूँगा कि मेरे डैड का ही नहीं, मैंने मेरे डैड का तो माइंडसेट खैर अब बदल ही चुका है पूरा। अब वो हर बच्चे को बोलते हैं कि आप पढ़ो, राइट। बट हाँ, मैं ऐसे सभी डैड मॉम या पेरेंट्स भाई बहन जो भी है उनको ये एक चीज़ ज़रूर चेंज करना चाहूँगा कि उनका माइंडसेट बदले। कई बार ऐसा होता है अपने प्रोफेशन के अंदर में कि बच्चा फेल हो जाता है तो तू एक काम कर, तू छोड़ दे और चले जा, या तो किसी और कोर्स को ज्वाइन कर ले। मुझे ऐसा लगता है बच्चे को जो करने की इच्छा है वो करे, और जब वो कुछ कर रहा है, उल्टा माँ बाप ने तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि उनका बेटा कुछ तो कर रहा है जो आसान नहीं है पाने के लिए। उल्टा ये तो होना ही चाहिए ना कि यार ये वो आसान चीज़ नहीं है जो सबको मिल जाए, राइट। तो उल्टा माँ बाप ने खुश होना चाहिए कि उनका बच्चा कुछ ऐसा ट्राई कर रहा है जो ऑलमोस्ट हर एक के पास नहीं है, जो हर एक अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें हम चलेंगे तो गिरेंगे, उठेंगे, संभलेंगे, फिर गिरेंगे, पर इस प्रोसेस में अगर माँ बाप साथ रहें तो मेरे हिसाब से बच्चे की जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। तो अगर मैं मेरे लाइफ में कुछ चेंज करना चाहूँगा, सो आई गेस दैट इज द थिंग। मेरे डैड उस टाइम पे ये चीज़ को सपोर्ट करता, तो ये जो जर्नी है शायद और बेटर स्मूथ होती। So as you know, as everyone knows, सब फेवरेट है बच्चों के। तो मतलब पहले तो टीचिंग शुरू करना, उसमें भी डायरेक्ट टैग जैसा सब्जेक्ट, और वो पढ़ा के आप सबके इतने फेवरेट हो, तो कैसे हुआ ये पॉसिबल आपके लिए? सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए सरस्वती माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज जब तक कि उनकी मेहरबानी नहीं होती तब तक कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, पर ये बात पक्की है कि बच्चों का फेवरेट मेरे को हिसाब से मैं इसलिए हूँ कि उस सब्जेक्ट को आसान बनाने की कोशिश की है। टीचिंग को सिर्फ टीचिंग के तरीके से ना देख करके एक फन के तरीके से देखा जाए, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट हमेशा हर व्यक्ति कहता है स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। माय फंडा वाज ऑलवेज क्लियर, व्हाई नॉट स्टडी स्मार्ट, स्टडी जॉयफुली। मतलब स्टडी हार्ड तो ठीक है, स्टडी हार्ड तो ऑलमोस्ट सभी चिल्ला रहे हैं, स्टडी जॉयफुली भी तो हो सकता है ना। स्टडी हार्ड को ही क्यों करना है, स्टडी जॉयफुली भी हो सकता है। सो व्हाई नॉट स्टडी जॉयफुली। एंड उस बच्चे को मजे के साथ पढ़ा करके अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। एंड जब कोई भी हैप्पी होता है तो वो चीज़ उसकी फेवरेट ही होती है। तो सर जब आप खुद पढ़ते थे सीए के लिए, तब भी आपने मतलब हर चीज़ करने का जॉयफुल वे ही निकाला था, या बाद में आपको? मैं एक्चुअली जब खुद भी पढ़ रहा था तो मैं जॉयफुली निकाल रहा था। यहाँ पे मेरे एक दोस्त भी बैठे, वो भी इस बात को कह सकते हैं कि मैं हमेशा मस्ती में ही रहा। मतलब मेरे को कोई भी चीज़ को शॉर्ट करना और इसको कुछ तो आड़े टेढ़े तरीके में करना बहुत पसंद आता था। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो वो कंसेप्ट को, जैसे पर्सन की डेफिनेशन हुई, तो पर्सन की डेफिनेशन को कोई नॉर्मल तरीके से भी पढ़ सकता है। मैं डांस के थ्रू पढ़ाता हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। तो सेम चीज़ ही है, बस नज़रिए की बात है। आप आपके एंगल से 6 को 9 देख सकते हो, मैं 6 को भी 9 देख सकता हूँ। तो बस स्टडी हार्ड की जगह स्टडी जॉयफुली एंड स्टडी स्मार्टली इज द वे, शायद जिसके लिए बच्चों का इतना प्यार मिला। सर हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सीए सिर्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पे थोड़ा सा लैक कर जाते हैं एमबीए से, और मैंने आपके लाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो आप सीए हो, इतने कॉन्फिडेंट, आपका ऑरा, 300 बच्चों को सिंगल हैंडेडली आप जैसे मैनेज करते हो, तो सर आपने कैसे अपनी ये स्किल्स इतनी डेवलप की है, कैसे? सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से जो ये कंपैरिजन करते हैं वो मेरे को नहीं लगता ना सीए वाले हैं ना एमबीए वाले हैं। जो ये कंपैरिजन करते हैं मेरे हिसाब से वो दोनों स्पोर्ट्स के लिए हैं, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में किसी भी फ्रंट पे हो, चाहे वो एमबीए फ्रंट पे हो चाहे वो सीए फ्रंट पे हो, वो जानते हैं दोनों का स्कोप बिल्कुल अलग है। जो दोनों का स्कोप बिल्कुल अलग है, ठीक है। जहाँ हमें बैलेंस शीट के साथ रोमांस करना सिखाया जाता है, वहाँ उन्हें क्लाइंट्स के साथ रोमांस करना सिखाया जाता है, इन द सेंस कि उनके मन को पकड़ के उनके मन को चेंज करना। दोनों का फॉर्टे ही बिल्कुल अलग है। एक एमबीएस जो देखा जाते हैं ये मोर ऑफ फील्ड वर्क में होते हैं,
और हम लोग जो होते हैं ये मोर ऑफ माइंड गेम्स में होते हैं कि कैसे आप स्टडी को चेंज करेंगे या कैसे आप स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हो। तो दोनों का वर्क फील्ड बिल्कुल अलग है। उनको ट्रेन ही इसलिए किया जाता है कि वो आउटस्पोकन रहे, हमें ट्रेन ही इसलिए किया जाता है कि वी शुड बी मम, बिकॉज अगर हम ज़्यादा आउटस्पोकन हो गए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्लाइंट का डेटा बाहर आ जाएगा और हमारे एथिक्स उस चीज़ की परमिशन नहीं देते। इसीलिए आपको एमबीए हमेशा मोर टॉकेटिव दिखेंगे और हम मोर शांत दिखेंगे। पर वो कहा जाता है ना, आग भी उतनी ही डेंजरस है जितना पानी, आग भी उतनी डेंजरस है जितना पानी। तो आग भी सही है और पानी भी सही है और जरूरत तो दोनों की है। आप तो दोनों रोल प्ले कर रहे हो, पानी भी हो ही और क्लास में तो आग ही हो। तो आपने कैसे वो डेवलप किया स्पीकिंग स्किल्स अपना? स्पीकिंग स्किल ऐसे डेवलप हुआ कि इसका स्टोरी ऐसा है कि मैं एक्चुअली सेलिंग में भी रहा हूँ। जब मेरे स्ट्रगल वाले डेज थे, मैंने इंश्योरेंस भी बेचा है, मैंने किताबें भी बेची है, मैंने वाटर प्यूरीफायर भी बेचा है। तो ये जो बात करने का तरीका था, सेलिंग करने का तरीका था, या किसी को मनाने का तरीका था, ये वहाँ की देन है। और रही बात टीचिंग की, तो ये तो मैंने कहा स्टडी हार्ड नहीं, स्टडी जॉयफुली इज द गेम। तो जाहिर सी बात है, बस ये चीज़ वहाँ से डेवलप करी हुई है कि बातें करना अच्छा लगता था, पहले से टॉकेटिव था, बस सही जगह पे सही बातें करना सीख गया, इसलिए शायद यहाँ हूँ। सर अभी एग्जाम्स जैसे पास में आ रहे हैं और बच्चे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, और प्रिपरेशन हुई भी हो अगर तो ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका पूरा अंडररेट हो जाता है परफॉर्मेंस। तो ऐसे टाइम पे आपकी तरफ से कोई टिप्स, सजेशंस मोटिवेशन को लेके बच्चों को? आपकी तो स्पेशलिटी है, विजय सर इज मोटिवेशन। जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके घर में आपके माता पिता है तो यही आपके सबसे बड़े मोटिवेशन है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप देख लो कि 2 लोग ने ज़िंदगी ही सिर्फ आपको दी है, तो इट्स योर टाइम टू पे बैक, आपको वो वापस करनी है। और ये मोटिवेशन किसी भी, देखिए कोई भी धरती का मोटिवेशन, चाहे वो अमिताभ बच्चन सर दें, रजनीकांत सर दें, संदीप माहेश्वरी सर दें, विजय सारडा दें, या दुनिया का कोई भी अदर पर्सन दे दे, राइट? मोटिवेशन 15 मिनट के लिए टिकेगा, रियलाइजेशन इज द रियल गेम। अगर किसी को ये रियलाइज हो गया ना कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आई हैव टू डू इट, तो आई थिंक बस ये काफ़ी है। तो मैं कहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, जैसे आप कुछ बेसिक चीज़ें करें। पहला, आपको भगवान को भी बाद में नमन कर ले, पहले मम्मी पापा को देख ले किया, क्योंकि वही जिंदा लोग हैं जिनने आपके लिए कुछ किया है। दूसरा, आप सिर्फ एक काम करें, आप जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स है, मैं नहीं कह रहा इसे बंद करें, इसे बस रिड्यूस करें, इसे बस थोड़ा सा रिड्यूस करें। तीसरा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बात दिमाग में पहले सेट करके करें, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। नहीं मूड है, पढ़ना ही नहीं है, और अगर पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप लिख के प्रैक्टिस करें। कभी भी ना, देखो मेरे पापा कहते हैं 100 बकी और 1 लिखी। आप कितनी भी बड़बड़ कर लो शायद आपको याद नहीं रहेगा, आप लिख लो आपको याद रह जाएगा। तो 100 बकी और 1 लिखी इज द फॉर्मूला। आप अगर मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, राइट, आपको एक बार पढ़ के याद नहीं होता, एक बार पढ़ो, दूसरी बार लिखो, और तीसरी बार बस उस जो लिखा है उसको शॉर्ट कर दो, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये 3 बड़ा प्रोसेस को अवॉइड कर दोगे आप। सो हर बच्चा मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को देखे और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आजू बाजू और देख लो, लाइफ में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। दूसरा, पढ़ना ज़्यादा, लिखना ज़्यादा, पढ़ना ज़्यादा, लिखना ज़्यादा। सेकेंड टाइम, लिखना ज़्यादा, पढ़ना कम। यस, और हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप प्रैक्टिस ही कर लोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अब आप सिंपल सी बात देखिए, कॉमर्स में जो कॉमर्स का बच्चा होता है ये नवाब होता है, ये तो आप जानते हैं। जेब में 1 रुपया नहीं होता तो पहली एंट्री पास करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज़, बराबर नवाब आदमी होता है। हम हमारे से ज़्यादा नवाबी इसके अंदर में होगी। बट उस बच्चे को आपको पता है 10th 11th में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और सीए में आते ही ये थोड़े से कम हो जाता है। आपने कभी सोचा ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 11th 12th में उसने उसी बैलेंस शीट को इतने बार टैली किया है कि उसको पता था ये इधर डेबिट जाएगा और ये इधर ही क्रेडिट जाएगा। लेकिन इंटर में आके, फाइनल में आकर के ये हैबिट वो छोड़ देता है, पढ़ने ज़्यादा और लिखने कम लग जाता है, और यहाँ उसके मार्क्स पे इम्पैक्ट करता है। सो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि लिखो ज़्यादा, पढ़ के एक बार ज़्यादा लिखना है आपको, बस इतनी ही चीज़ करनी है। और एक बात समझना, खुद के नोट्स बनाए हुए हैं ना तो उससे बेहतर कोई नोट्स नहीं हो सकते। मतलब किसी भी टीचर के नोट्स उससे बेहतर नहीं हो सकते। लिखने खुद से नोट बनाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और
सर अभी जैसे पहले आपने सीए किया, वहाँ भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है देखा जाए तो प्रैक्टिसिंग सीएज में, जॉब्स में भी। फिर आपने टीचिंग लिया, यहाँ भी अब उतना ही कंपटीशन हो गया है हर सब्जेक्ट के लिए, अब 4-4 5-5 फैकल्टीज। तो उसमें भी आप अपने आप को कैसे इतना कैरी करते हो अच्छे से, एंड हाउ डू यू मूव अप? वेल, अगर मैं क्वेश्चन को सही समझाऊं तो क्वेश्चन ये है कि बच्चे कंपेयर करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो हाउ यू मूव अप, इज इट द राइट क्वेश्चन? क्या मेरे हिसाब से कंपटीशन होता है ये माइंड में होता है। सीए फैकल्टीज के बीच में एज सच कोई कंपटीशन नहीं होता। मतलब हमको देखो पढ़ा के इतना तो समझ में आ गया, मार्केट कभी भी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मार्केट कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राइट? अब अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो किसी को एप्पल समझ में आता है, उसी प्राइस रेंज में किसी को सैमसंग भी पसंद आता है। तो ये अपने अपने दिमाग की बात है, और मुझे नहीं लगता कि हमें कंपेयर करना चाहिए, राइट? एवरीवन इज डूइंग बेस्ट, एवरीवन इज डूइंग गुड। जब कंपैरिजन की बात आती है कि भैया सर ये सब्जेक्ट है, ये फैकल्टी भी पढ़ा रहा है, ये फैकल्टी भी पढ़ा रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर हार्ड वर्क, राइट? इसके अंदर में इट इज द सुप्रीमेसी ऑफ स्टूडेंट जो ये डिसाइड करेगा किसके पास सही जाना है, किसके पास नहीं जाना है एंड ऑल। बाकी मेहनत तो यार अपन सभी कर रहे हैं, राइट? और रही बात इतना कि बस जिसको सिर्फ पढ़ना होता है, वो मैं कहूँगा कि मेरे लेक्चर को थोड़ा सा बाद में देखे। जिसको पढ़ के मस्ती करके और लाइफ के भी लेसन्स लेने होते हैं, मैं ये जरूर कहूँगा कि फिर यू हैव टू मेक इट मी एज चॉइस ओनली। यस सर, अभी मैंने कभी ये सुना ही नहीं है कि सीए रिटायर होते हैं, उसमें भी अगर प्रैक्टिसिंग सीए है फिर तो बिल्कुल ही। तो सर आप टीचिंग प्रैक्टिसिंग सब ये, तो आपके क्या प्लान्स हैं सर रिटायरमेंट के? वेल ऑनेस्टली अभी मैं प्रैक्टिस में भी हूँ और टीचिंग में भी हूँ, तो ये बात तो पक्की है। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि रिटायर कब होना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि सीए कभी रिटायर हो सकता है। रीज़न भी, हमारे यहाँ अमेंडमेंट आते रहते हैं और हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और जब हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट तब होता है जब कोई ऑब्सोल्यूट हो जाए। जब हम ऑब्सोल्यूट ही नहीं होते तो रिटायर होने का क्वेश्चन कहाँ से आता है, राइट? बट हाँ, अगर ये तो खैर मोटिवेशन वाली बात हो गई। मेरा प्लान क्या है मोटिवेशन का? मैं अगर कहूँ कि मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, ऑनेस्टली मैंने अभी तक के बिल्कुल नहीं सोचा है कि मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा। पर हाँ, एक चीज़ पक्की है, जब टीच करता हूँ तो ये चीज़ बहुत दिल से आती है। लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको अगर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मौत ऐसी होनी चाहिए कि आदमी ने जो डेथ भी दी वो स्टेज पे दी किसी को ज्ञान देते हुए। तो अगर लाइफ कभी डेथ की बात आई या रिटायरमेंट की बात आई तो मैं बिल्कुल वैसा ही करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं स्टेज पे हूँ, पढ़ा रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ, और उस टाइम पे या तो मैं इसे छोड़ दूँ या तो मैं छोड़ दूँ। नहीं सर तो दिल वैसे ही करता है। तो वही चाहते हैं कि विजय साड़ा सर के लेक्चर्स चलते ही रहे। डेफिनेटली ये ज़रूर होगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि हाँ इसी के लिए अगर आप देखेंगे भी तो व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय ऑनलाइन क्लासेस vlearnclass.com, तो मैंने उसका नाम ही वी लर्न रखा, बिकॉज एवरी टाइम वी लर्न समथिंग, यस, एंड वंस वी लर्न इट देन वी अर्न इट। लर्न ऑल्सो इंक्लूड अर्न। सो फर्स्ट, आप कभी रिटायर मत हुए, नए नए स्किल सीखते जाएं। द मोमेंट आप नए स्किल सीखते जाएंगे आप कभी ऑब्सोल्यूट नहीं होंगे। जब आप नए स्किल सीखते जाएंगे आपकी अर्निंग होती जाएगी और आप नए स्तर पे पहुंचते जाएंगे। एंड व्हेन आई से अर्निंग, आई डोंट एंड मीन इंक्लूड ओनली मनी, इट ऑल्सो मीन्स एंड इंक्लूड रिस्पेक्ट, it also means and includes everything you want in life. So any piece of advice chartered accountant students के लिए? सबसे पहले अगर मैं एडवाइस देने की बात करूँ तो मैं 2 से 3 चीज़ें आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला, इन्वॉल्व योरसेल्फ। जब तक आप खुद अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर में नहीं रखेंगे कि आप इस सिचुएशन में होते तो इस चीज़ को कैसे करते, तब तक कि आप कोई आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे, बहुत से बच्चे क्या होता है, जैसे कॉस्टिंग सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, FR सॉल्व कर रहे हैं, SFM सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अरे यार ये फिगर तो मिसिंग है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। रास्ते की सोचिए, जब आप रास्ते पे जाते हैं कोई गड्ढा आता है तो सर पकड़ के बैठ जाते हो, क्या हाय गड्ढा आ गया अब तो मैं आगे ही नहीं बढ़ता, या आप सीधा बाजू से निकलते हो, रास्ता ढूंढते हो। जुगाड़ू बनो, जुगाड़ू बनो, कुछ तो ढूंढो। देखिए ऐसा कोई ताला ही नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, रादर डुप्लीकेट चाबी बनती है, डुप्लीकेट ताले नहीं बनते। समझ में ही बात? यानी आपको जो ढूंढना है वो ढूंढना है डुप्लीकेट चाबी या दूसरी चाबी। आप क्या सोचते हो, ताला है तो छोड़ आगे कौन जाएगा, अबे चाबी नहीं मिल रही, दूसरी चाबी बना, दूसरी नहीं मिल रही, तीसरी बना, और कुछ नहीं मिल रहा, ताला ही तोड़ दे, और कुछ नहीं मिल रहा, ताला ही तोड़ दे। पर बॉस ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम बैठ गए और बस अब कुछ नहीं करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मेहनत करो,
कुछ तो जुगाड़ बाहर लेकर के आओ। अगर तुमने इस कोर्स में एंट्री किया तो तुमने वैसे ही लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया। रिस्क इन द टर्म्स ऑफ कि अब क्या, तुम्हारा गेम्स रिस्क पे चले गए, तुम्हारी फैमिली रिस्क पे आ गई, तुम्हारे सारे फेस्टिवल रिस्क पे आ गए। तुमने वैसे ही तो इतना बड़ा लाइफ में रिस्क ले लिया, इससे बड़ा लाइफ का कौन सा रिस्क है? तो अपने आप का जब लाइफ का रिस्क लिया ही है तो भिड़ जाओ, किस बात का देरी है। दूसरा, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज दूसरे की मत सुने, कभी दूसरे की मत सुने। आप जो भी करना है दिल से करें। 50 लोग आएंगे आपको बोलेंगे ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये मत कर, ये सही है, ये नहीं है, ये वो है। अबे यार एक ही तो लाइफ है, उसमें भी दूसरे के हिसाब से जी लोगे तो फिर मतलब क्या है? जो सही लग रहा है ना वो कर। तेरे को अगर लग रहा है तेरे को एक और अटेम्प्ट देना है, देना है। फिर ये मत सोच कि मेरी एज कितनी हो गई, मेरा घर का इशू क्या चल रहा है, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा। एक लाइफ मिली है तेरे को, इतनी सी लाइफ है यार, उसमें भी किसी और के भरोसे थोड़ी नहीं है। कुछ डिसीजंस होंगे गलत होंगे, तू एक्सपीरियंस लेगा, सही होंगे तू विन करेगा। दोनों एंड पे जब कॉन्सिक्वेंसेस ही तेरे को झेलने हैं तो फिर किसी और की सुनना क्यों, राइट? तो दूसरा, किसी और की नहीं सुनना। तीसरा, प्रैक्टिस और मेहनत से किसी बात से नहीं डरना। यू शुड बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। अगर एक रूम के अंदर में 4 लोग हैं, आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपकी कितनी इनकम है, आपका कितना फेम है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। यू शुड बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग। सो इवन इफ यू हैव एवरीथिंग यू शुड स्टिल बी हार्ड वर्किंग टू अचीव नेक्स्ट ड्रीम। सो एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आप बस एक बात करते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं है। क्योंकि बॉस मोटो सिंपल है, कुछ भी करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सर थैंक यू सो मच, आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल में से, इतने हेक्टिक शेड्यूल में से मैं बोलूँगी टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। We love you sir, much more than you can imagine. Thank you On so behalf much. of all the students, thank you so much for this podcast. थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा औरंगाबाद विकासा को मेरे इस थॉट्स को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो व्हाई 2018 से मैं हर साल औरंगाबाद आता हूँ। बिलीव मी, कुछ भी नहीं पता क्यों आता हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर है, आप लोग का प्यार यहाँ पे खींच के लाता है। तो ऐसा है कि हर अटेम्प्ट में यहाँ पे आने की इच्छा है और हर अटेम्प्ट में यहाँ पे पढ़ाने की इच्छा है। बाकी तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली फैसिलिटी एंड टेकिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा और सही कह दिया हो तो सुन लीजिएगा। This is Vidyoda signing out. Stay connected to Aurangabad Vikasa for more such podcasts. Thank you. Thank you.